नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज एक बार फिर वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी के साथ हम हाजिर हैं। स्वागत, अभिनंदन अशोक जी। नमस्कार। अब उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। एसआईटी के जांच में जिन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है उनमें अधिकतर भारत नेपाल की सीमा पर है। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि ज्यादातर मदरसों का निर्माण खाड़ी देशों से मिले फंड के जरिए किया गया है। ऐसे मदरसों का निर्माण भारत नेपाल सीमा से सटे बहराइच, श्रावस्ती और महाराजगंज के साथ साथ 7 अन्य जिलों में किया गया है। अब सवाल यह है कि यूपी सरकार की नींद एंड लोकसभा चुनाव के समय क्यों खुली है? ये हिंदू मुसलमान करने का एक तरीका है। बीच में सीएए का शगुफा छूटता है कि सीएए का अध्यादेश लाया जाएगा, सीएए लागू किया जाएगा। सीएए लागू करना, जिनको सीएए पता नहीं है वो भी कहता है कि यार मुसलमानों को ठीक कर दिया। अब ये जो बार बार ये होगा कि चूड़ी कस दी, मुस्लिम की चूड़ी कस दी, ये हिंदू पोलराइजेशन का है। क्योंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो उनको लग रहा था कि इस एटीएम से बहुत सारा कुछ निकलेगा, वो निकल नहीं पा रहा है, मामला अटक गया है। तो अब जो है विषय ढूंढा जा रहा है। तो अंतिम शस्त्र इनके शस्त्रागार में एक ही है, हिंदू मुसलमान। और इसीलिए अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये चीजें बार बार बोली जाएगी और इसी को कैश करने का प्रयास किया जाएगा। और इसीलिए इसमें एजेंसियों को आप देखिए, एजेंसियां तो देखिए वर्तमान में एजेंसियों की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। जिसकी सरकार उसके वो भोपू, सारी एजेंसियां हिज मास्टर्स वॉइस हुई है। और एजेंसियां ही क्यों, न्यायपालिका में भी कैसे कैसे लोग घुसे हैं। न्यायपालिका में भी ऐसे दलाल घुसे हैं कि जो जज मतलब न्यायाधीश के पोजीशन से इस्तीफा देके पार्टी ज्वाइन करते हैं। उसी पे मैं आ रहा था। हाँ। यूपी से बंगाल चलते हैं, क्योंकि आपने याद दिलाई तो बंगाल की बात कर ली जाए कम से कम। वहां हाईकोर्ट के जज रह चुके अभिजीत गंगोपाध्याय, जिसकी चर्चा आप शायद कर रहे हैं, वो बीजेपी में आज उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है। अभी से थोड़ी देर पहले वो देख रहा था विजुअल्स। तो अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने और एक राजनीतिक पार्टी में शामिल होने में कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, एकदम चंगा से। और उन्होंने बताया कि राजनीति में एंट्री उनका फैसला तृणमूल के लोगों की अपमानजनक टिप्पणियों के कारण हुआ है। मुझे पता चला, मतलब उनके अनुसार कोट अनकोट, कि मुझे पता चला कि टीएमसी वालों की तरफ से कितना अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। अभिजीत गंगोपाध्याय चुनाव लड़ेंगे और टीएमसी का भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सो कॉल्ड भ्रष्टाचार, और बीजेपी का भ्रष्टाचार अभिजीत गंगोपाध्याय को नहीं दिखेगा। क्या कहेंगे अशोक जी? देखिए, अभिजीत उपाध्याय जो है, गंगोपाध्याय जो है, गंगो जोड़ दिया नहीं, अभी वो गंगा जैसे पवित्र हो गए हैं। तो गंगोपाध्याय जी ये न्यायपालिका को बदनाम करने वाले लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी के स्लीपर सेल भारतीय जनता पार्टी ने एक नया राजनीतिक हथकंडा अपनाना शुरू किया। न्यायपालिका में भी घुस चुका है। अरे न्यायपालिका में भी है। मैं तो आज सर्वोच्च न्यायालय को एक सवाल पूछता हूँ, क्या उनके पास कोई आचार संहिता नहीं होनी चाहिए? मुझे अरुण जेटली जी के वो शब्द याद आते हैं राज्यसभा में। उन्होंने कहा था कि किसी भी न्यायमूर्ति के रिटायर्ड होने के बाद, निवृत्त होने के बाद, उन्हें दी हुई पोस्टिंग का उसके रिटायरमेंट होने के पहले दिए गए निर्णय के साथ तोला जाना चाहिए। तो दी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ दी रिटायर्ड जजेस should be weighed with the decisions they have given before retirement. Then we will come to know it is pro Q. आपने इधर दिया, आपने उधर लिया। ऐसा हमने गवर्नर बनते हुए देखा, राज्यसभा होते हुए देखा, सेना के लोग रिटायर्ड होने के बाद। अब इन सज्जन ने, इनको मैं सज्जन ही कहूंगा क्योंकि हमारी कल्चर हर आदमी को सज्जन ही बोलता है, ये न्यायपालिका में सत्ता पक्ष के दलाल बन के बैठे हुए थे। इन्होंने 14 फैसले, अब इनके बोर्ड से निकले हुए फैसले देखिएगा। ये फैसले लगातार तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, उनको कटघरे में खड़े करने के लिए, ईडी के फेवर में, कई जज ईडी को रेफर कर दिया। ऐसे कई चीजें इन्होंने की है अपने फैसलों में। ये सिर्फ इसलिए की
कि उनको लगा मैंने इतना किया, अब उनको लगा कि मैं रिटायर्ड होने में मेरा टाइम चला जाएगा और रिटायरमेंट के बाद यदि बीजेपी सत्ता में नहीं रही तो मैं क्या करूंगा, तो अभी फसल है तो काट लो। तड़ातड़ी तो इतना इन्होंने किया बीजेपी के लिए कि उनको लगा कि मैंने पूरा किया, वसूलूंगा कब। तो वो वसूलने की जल्दी है कि जो इस्तीफा देकर राजनीति में आए। कुछ जगह होती है जीवन में, देश की आर्मी ट्रांसपेरेंट होती है, देश के ब्यूरोक्रेसी को भी मैं ट्रांसपेरेंट रखने की अपेक्षा रखता हूं, मैं पत्रकारिता को ट्रांसपेरेंट रखने की अपेक्षा रखता हूं, मैं इस देश की न्यायपालिका को ट्रांसपेरेंट रखने के रखता हूं। तो इन लोगों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, न्यायपालिका ने, पत्रकारों ने, जब भी किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करना हो 5 साल का कूलिंग पीरियड रखना चाहिए। आप जिस पद पे हैं, आप संपादक हैं, आप संपादक पद छोड़ दीजिए, आप 5 साल तक आप कंपनी का, पार्टी का काम करिए और उसके बाद चुनाव लड़िए। कोई लाभ आप संपादक रहते हुए पूरा अखबार का स्पोक्स पर्सन करके काम करोगे और उसके बाद उस राजनीतिक दलों में जाके सांसद बनोगे, मंत्री बनोगे। इसका मतलब पत्रकारिता में आप उनके दलाल थे। बिल्कुल बिल्कुल। न्यायपालिका को भी यही। और मुझे बताइए, एक सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का आदमी वीआरएस लेके एमएलसी बनता है और मंत्री बनता है, तो उसने जीवन भर बीजेपी की और कोई काम नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये तो न्यायपालिका को भी मंत्रालय को गंभीरता से लेना होगा और एक 5 साल का मिनिमम कूलिंग पीरियड रखना होगा। कारपोरेट सेक्टर में समझ सकता हूं, शायद ये दलाली रुक जाए, थोड़ा कम हो जाए ये। अरे साहब, ये तो मतलब ये तो घोषित दलाल हो गए अभी जी। बिल्कुल, दे आर पावर ब्रोकर्स, एब्सोल्युटली। और न्यायपालिका में ऐसे सांप पलते हैं। आई एम वेरी सॉरी। और न्यायपालिका का पूरा स्ट्रक्चर, और ये मैं बोल इसलिए रहा हूँ, एक नागरिक होने के अधिकार से बोल रहा हूँ। नहीं, सबसे न्यायपालिका पे पैसा जो खर्चा होता है, आपने अपने पेशे पर उंगली उठाई। मैंने नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि न्यायपालिका पे, पत्रकारिता में तो कम से कम मेरी जो तनख्वाह बढ़ती है पत्रकार संपादक को, मेरे टैक्स से नहीं जाती, लेकिन न्यायाधीश को जो तनख्वाह मिलती है, न्यायाधीश पे जो सुविधाओं का खर्चा होता है, वो एक आम आदमी के टैक्स का पैसा जाता है। मैं टैक्स पेयर हूं, आप टैक्स पेयर है, तो हमारे टैक्स का पैसा लेके यदि आप किसी राजनीतिक दल की दलाली करते हैं, उससे अच्छा आप बाहर आइए और खुल के उस राजनीतिक दल का समर्थन कीजिए। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि रिव्यू करना चाहिए पूरा का पूरा, जब तक ये थे क्या क्या फैसले लिए और नहीं लिए। तो ये देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। तो अशोक जी आए हमारे कार्यक्रम में, विविध विषयों पर हमने बात की। बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा TV6 न्यूज नेटवर्क का कार्यक्रम, अपने कमेंट्स देंगे। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब करें। गूगल पर TV6 न्यूज नेटवर्क का वेब पेज भी आप देख सकते हैं। आप हमसे जुड़े, अनेक आभार, नमस्कार।